नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बैंकिंग डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बैंकर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। बैंकर को बहुत से बैंकिंग लॉ तथा कोर्ट ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर सबका पालन करना होता है, पर हमें समझ में नहीं आता है कि अटैचमेंट ऑर्डर क्या है, गार्नेसी ऑर्डर क्या है, किस पर लागू होगा, किस पर नहीं लागू होगा। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अब बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए अब गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा गार्नेसी ऑर्डर इशू किया जाता है, जबकि आईटी अथॉरिटी के द्वारा अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है। दोनों ही बैंकर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले हम गार्नेसी ऑर्डर के बारे में डिटेल जानकारी करेंगे, फिर अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। आइए गार्नेसी ऑर्डर के बारे में जानकारी लेते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 के ऑर्डर 21 नियम 46 के प्रावधान के अनुसार गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का आदेश है। अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर में गार्निशमेंट की अवधारणा को पेश किया गया है और यह कानून का एक महत्वपूर्ण अंग है। गार्नेसी शब्द एक फ्रेंच शब्द गार्नियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चेतावनी देना या तैयार करना, अर्थात टू वार्न और टू प्रिपेयर। सरल शब्दों में कहा जाए तो गार्नेसी वह व्यक्ति होता है जो जजमेंट डेटर निर्णय देनदार को ऋण का भुगतान करने या उसे एनी मूवेबल प्रॉपर्टी देने के लिए लायबल होता है। जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर के अलावा गार्नेसी तीसरा व्यक्ति है जिसके हाथ में जजमेंट डेटर का कर्ज रहता है। गार्नेसी ऑर्डर एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश है जो एक गार्नेसी को निर्देश देता है या आदेश देता है कि वह जजमेंट डेटर के पैसे का भुगतान न करे, क्योंकि वह गार्नेसियर अर्थात डिक्री होल्डर का ऋणी है। यह न्यायालय का आदेश है कि किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में जजमेंट डेटर का पैसा या सामान अटैच किया जाए। तो इस प्रकार से गार्नेसी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया गया एक ऑर्डर है जिसे बैंक को पालन करना होता है। गार्नेसी ऑर्डर कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। एक डिफ़ॉल्ट जजमेंट आमतौर पर एक क्रेडिटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब कोई ऋण अनपेड और डिफ़ॉल्ट हो जाता है तथा अगर आप ऋण चुकाने के बारे में लेनदार के साथ किसी समझौते पर नहीं आ पाए हैं या कोई अदर अल्टरनेटिव डेट कलेक्शन एवेन्यू नहीं रह गया है और समाप्त हो गया है, यदि आपके विरुद्ध गार्नेसी आदेश दिया जाता है तो आपके बजाय आपके बैंक, वित्तीय संस्थान या आपके एम्प्लॉयर को सूचित किया जाएगा। नोटिस के अनुसरण में गार्नेसी द्वारा अदालत में किए गए एक भुगतान को जजमेंट डेटर के खिलाफ उसके लिए एक वैलिड डिस्चार्ज के रूप में माना जाएगा। न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि डिक्री धारक को डिक्री की संतुष्टि और निष्पादन की लागत के लिए ऐसे पैसे का भुगतान किया जाए। फीचर ऑफ द गार्नेसी ऑर्डर, अगर हम फीचर की बात करते हैं तो जिस बैंक को ऑर्डर दिया जाता है उसे गार्नेसी कहा जाता है और जिस जमाकर्ता पर किसी अन्य व्यक्ति का पैसा बकाया होता है उसे निर्णय ऋणी या जजमेंट डेटर कहा जाता है। गार्नेसी ऑर्डर की विशेषता इस प्रकार है। क्या क्या है?
विशेषता की बात करें तो गार्नेसी ऑर्डर अप्लाई टू एग्जिस्टिंग डेट एज ऑल्सो डेट एक्यूरिंग ड्यू SB, CD, RD, FD अकाउंट्स। गार्नेसी ऑर्डर केवल जजमेंट डेटा के उन खाते पर लागू होता है जिसमें क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक और जजमेंट डेटर के बीच में जो संबंध होता है वो देनदार और लेनदार का अर्थात डेटर एंड क्रेडिटर का है। बैंक जजमेंट डेटर का ऋणी है जो बैंक का लेनदार अर्थात क्रेडिटर है। गार्नेसी ऑर्डर प्राप्त होने के बाद जमा किए गए अमाउंट पर गार्नेसी ऑर्डर लागू नहीं होता है। यह कलेक्शन के लिए भेजे गए चेक पर भी लागू नहीं होता है जो अभी रियलाइज नहीं हुआ है। अर्थात अगर चेक कलेक्शन में भेजा गया है और रियलाइज नहीं हुआ है तो उस पर गार्नेसी ऑर्डर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर ग्राहक का चेक रियलाइज होने के पहले खाता में क्रेडिट हो गया है और उसे विड्रॉल की भी अनुमति दे दी गई है तो इस पर गार्नेसी ऑर्डर लागू होगा। फीचर ऑफ द गार्नेसी ऑर्डर में आगे देखते हैं। गार्नेसी ऑर्डर उधारकर्ता के ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट खाते के अनयूटिलाइज पोर्शन पर लागू नहीं होता है क्योंकि जजमेंट डेटर के लिए कोई डेट बकाया नहीं है। अर्थात किसी भी CC अकाउंट या OD अकाउंट है उसका अनयूटिलाइज पोर्शन है उस पर गार्नेसी ऑर्डर लागू नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी का OD का लिमिट 4 करोड़ है और 3 करोड़ डेबिट हो चुका है और 1 करोड़ उस पर और निकाला जा सकता है, परंतु इस 1 करोड़ के अमाउंट पर गार्नेसी ऑर्डर इसलिए लागू नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रकार का डेबिट बैलेंस है, बैंक का दिया गया लोन है। गार्नेसी आदेश लागू करने के पहले बैंक सेट ऑफ के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। बैंक सबसे पहले राइट ऑफ सेट ऑफ को यूज करेगा। गार्नेसी ऑर्डर तभी लागू होता है जब दोनों ऋण सेम राइट और सेम कैपेसिटी में हो। अर्थात जिस कैपेसिटी में गार्नेसी ऑर्डर इशू हुआ है उसी कैपेसिटी में अकाउंट होना चाहिए। सिंगल नेम से जारी किया गया गार्नेसी आदेश किसी अन्य व्यक्ति के साथ जजमेंट डेटर के संयुक्त नाम वाले अर्थात ज्वाइंट अकाउंट के खाता अगर है तो उस पर लागू नहीं होगा। अर्थात सिंगल नाम से अगर गार्नेसी ऑर्डर इशू हुआ है तो वह सिंगल नेम के अकाउंट पर ही लागू होगा। लेकिन अगर गार्नेसी ऑर्डर ज्वाइंट नाम से इशू हुआ है और अकाउंट अगर सिंगल नाम से है और सेम नाम से है तो वैसे स्थिति में यह उस पर लागू होगा। जब गार्नेसी ऑर्डर किसी पार्टनर के नाम पर होता है तो यह पार्टनरशिप खाते पर लागू नहीं होगा, लेकिन जब गार्नेसी ऑर्डर फर्म के नाम पर होता है तो इंडिविजुअल पार्टनर के खाते को भी कवर करेगा। अर्थात पार्टनर के नाम पर इशू किया गया ऑर्डर पार्टनरशिप अकाउंट पर इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पर इशू किया गया गार्नेसी ऑर्डर इंडिविजुअल पार्टनर के अकाउंट पर इफेक्टिव होगा। आगे देखते हैं क्या है। यदि अमाउंट आदेश में स्पेसिफाइड नहीं है तो खाते के संपूर्ण राशि पर लागू होगा। अर्थात कोई अमाउंट अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया गार्नेसी ऑर्डर तो जो भी अकाउंट बैलेंस में है सभी पूरे पर लागू होगा। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट मेंशन किया गया है गार्नेसी ऑर्डर में तब वैसे स्थिति में उससे ज़्यादा बैलेंस का अमाउंट को विड्रॉल करने की अनुमति दिया जा सकता है। अगर कोई फिक्स डिपॉजिट लोन के रूप में लिया गया है तो वैसे स्थिति पर गार्नेसी ऑर्डर लागू नहीं होगा क्योंकि पहले उस पर लोन चुकाना होगा तभी ये होगा। इफ द लोन गिवन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट अप्लीकेबल टू द अमाउंट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द लोन। अर्थात पहले लोन अमाउंट
को चुकाना होगा, जो फिक्स के अगेंस्ट लिया गया है, उसके बाद जो पैसा बचा होगा उस पर गार्नेसी ऑर्डर लागू हो सकता है। जहां न तो गार्नेसी अदालत का भुगतान करता है जैसा कि आदेश में दिया गया है, न ही पेश होता है, और नोटिस के जवाब में कोई कारण भी न दिखता है, तो अदालत गार्नेसी को इस तरह के नोटिस को पालन करने का आदेश दे सकती है जैसे कि ऐसे आदेश उसके खिलाफ डिक्री हो। अर्थात बिना कारण के गार्नेसी ऑर्डर को रोका नहीं जा सकता है। गार्नेसी कार्रवाई के कॉस्ट अदालत के विवेक पर निर्भर करता है कि उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा। गार्नेसी कार्रवाई में पारित आदेश डिक्री के रूप में अपील के योग्य होता है, उसे अपील किया जा सकता है। अब बात करते हैं अटैचमेंट ऑर्डर। इनकम टैक्स अथॉरिटी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 226(3) के अनुसार अटैचमेंट ऑर्डर जारी करता है। इस आदेश की प्राप्ति के पर बैंकर को डिजायर्ड अमाउंट आयकर अधिकारी को प्रेषित करने की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर जिस पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लागू होता है तो वैसे स्थिति में अटैचमेंट ऑर्डर के अमाउंट को इनकम टैक्स अथॉरिटी को भेजना होता है। अगर अमाउंट मेंशन नहीं है तो वैसे अटैचमेंट ऑर्डर वैलिड ऑर्डर नहीं माना जाएगा। अर्थात अटैचमेंट ऑर्डर में अमाउंट मेंशन होना कंपलसरी है। अब देखते हैं कि अटैचमेंट ऑर्डर गार्नेसी ऑर्डर से किस प्रकार से भिन्न है। अटैचमेंट ऑर्डर खाते में जमा अमाउंट पर आदेश की प्राप्ति के बाद भी तब तक लागू होता है जब तक कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता है, जबकि गार्नेसी ऑर्डर बाद की जमा राशि पर लागू नहीं होता है। अर्थात अटैचमेंट ऑर्डर में अगर पूरा अमाउंट अकाउंट में नहीं है तो वो कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि वो पूरा अमाउंट सेटिस्फाइड ना हो जाए। सिंगल नाम से अगर अटैचमेंट ऑर्डर है और अकाउंट ज्वाइंट नाम से है तो वैसे स्थिति में अटैचमेंट ऑर्डर प्रोपोर्शनेटली उस पर लागू होगा, जबकि गार्नेसी ऑर्डर अगर सिंगल नाम से इशू किया गया है तो वो ज्वाइंट अकाउंट पर लागू ही नहीं होता था। लेकिन दोनों केस में राइट टू सेट ऑफ का अधिकार बैंक के पास हमेशा रहता है। यदि बैंकर अटैचमेंट ऑर्डर का पालन करने में विफल रहता है तो वह ऑर्डर की राशि के लिए लायबल होगा और वह डिफॉल्ट के रूप में एसएसी माना जाएगा। जब गार्नेसी आदेश और कुर्की आदेश अर्थात अटैचमेंट ऑर्डर दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं तो अटैचमेंट ऑर्डर को प्रायोरिटी दिया जाता है, पहले अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा। अब दोनों का कंपैरेटिव चार्ट पर अध्ययन करते हैं। जैसे गार्नेसी ऑर्डर का इशूइंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ है, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। जब एक्ट की बात करते हैं तो गार्नेसी ऑर्डर 21 रूल 2046 के कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर 1908 के अंतर्गत इशू किया जाता है, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर सेक्शन 2263 के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत इशू किया जाता है। डिपॉजिटर को गार्नेसी ऑर्डर में जजमेंट डेटर कहा जाता है लेकिन अटैचमेंट ऑर्डर में एसएसी कहा गया है। बैंक को जजमेंट डेटर्स कहा गया है गार्नेसी ऑर्डर में, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर में एसएसी डेटर कहा गया है। और इशू टू रिकवर की बात करें तो ये रिकवर ऑफ प्राइवेट ड्यू होता है गार्नेसी ऑर्डर, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर रिकवर ऑफ स्टैच्यूटरी ड्यू होता है। अमाउंट की बात करें तो गार्नेसी ऑर्डर में अमाउंट मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु अटैचमेंट ऑर्डर में क्लियरली अमाउंट मेंशन होना कंपलसरी है। किस पर लागू होता है अगर बात करें तो गार्नेसी ऑर्डर क्लियर बैलेंस अगर क्रेडिट में है तभी लागू होगा
और फ्यूचर में किए गए कोई भी क्रेडिट पर लागू नहीं होता है, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर भी क्लियर बैलेंस पर ही लागू होता है, लेकिन फ्यूचर में भी किसी प्रकार का कुछ क्रेडिट हो रहा है उस पर भी अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा। गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों ही ऑल डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट पर लागू होता है। राइट ऑफ सेटअप की बात करें तो ये दोनों स्थिति में बैंक को राइट है कि पहले वो अप्लाई कर ले, अवेलेबल फॉर लॉफुल एंड ड्यू डेट्स बोथ केस में है। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें, अगर सिंगल नाम से ऑर्डर इशू हुआ है और अकाउंट अगर ज्वाइंट है तो गार्नेसी ऑर्डर लागू नहीं होगा, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर प्रो राटा बेसिस पर लागू होगा। अगर पार्टनरशिप की बात करें अकाउंट का, और तो वैसे स्थिति में पार्टनरशिप फर्म के नाम से अगर इशू किया गया है तो पार्टनर पर लागू होगा दोनों, लेकिन अगर इंडिविजुअल नाम से हुआ है तो फर्म पर लागू नहीं होगा। ज्वाइंट अकाउंट विद सेम ज्वाइंट नेम अगर है तो दोनों अप्लीकेबल होगा। अगर ऑर्डर इन द नेम ऑफ पार्टनर है या ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है, लिक्विडेटर है, डायरेक्टर है, तो नॉट अप्लीकेबल इन द अकाउंट ऑफ द नेम अन्य। ये दोनों के केस में सेम चीज होगा, लागू होगा। अगर ऑर्डर पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के नाम पर इशू हुआ है तो दोनों जो है कि इंडिविजुअल पार्टनर या डायरेक्टर के अकाउंट पर अप्लीकेबल होगा। डिसिड केस है तो भी गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों अप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर इंसॉल्वेंट है या तो वैसे स्थिति में कोई भी ऑर्डर लागू नहीं होता है। अनड्रॉन सीसी बैलेंस सीसी या ओडी लिमिट है तो वैसे स्थिति में गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई टर्म डिपॉजिट अकाउंट कोलेटरल में रखा हुआ है तो दोनों लागू नहीं होगा। अगर गार्नेसी ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया जाता है तो यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है, जबकि अटैचमेंट ऑर्डर को अगर कंप्लाई नहीं किया जाता है तो एसएससी इन डिफॉल्ट माना गया है। अगर गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर दोनों एक साथ लागू आ जाए तो वैसे स्थिति में अटैचमेंट ऑर्डर को प्रेफरेंस देना है, लेकिन बैंकर के राइट ऑफ सेट ऑफ दोनों के केस में सबसे ऊपर रहेगा। अर्थात बैंक पहले अपना राइट ऑफ सेट ऑफ यूज करेगा, उसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर यूज करेगा, उसके बाद गार्नेसी ऑर्डर को पालन करेगा। इस तरह से मैंने गार्नेसी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है। इससे भी ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट bankingdigest.com पर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और बैंकर के लिए आसान भाषा में बैंकिंग नॉलेज पर मैंने एक जो किताब लिखा है बैंकिंग डाइजेस्ट फॉर यंग बैंकर, इस सभी बैंकर के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैडर ये इम्पॉर्टेंट बुक है, इसे ज़रूर पढ़ें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।